Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर है। 19 दिसंबर 2016 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हमने सीडीपी को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, यानी कि सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। इसमें हम पर्यावरण अध्ययन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। शिक्षक की एक बहुमूल्य निधि है, कौन सी निधि है? तो आपको बताना है सेवा है, उसका वेतन है, या गर्व है, या छात्रों का विश्वास है। क्या है एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि? छात्रों का विश्वास है। क्या है? छात्रों का विश्वास है एक शिक्षक की बहुमूल्य निधि। शिक्षक है छात्रों को काबिल बना सके। शिक्षक है छात्रों को काबिल बना सके, इसलिए छात्रों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या मूल संकल्पना है। क्या है? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक क्या है? वह एक सिद्धांत है। वह क्या है? थ्योरी है। क्योंकि हम परिकल्पना करते हैं और वह गलत नहीं होती है, वह क्या होती है? वह स्पष्ट होती है, यानी कि पूरी तरह से वह थ्योरी स्पष्ट होती है, वह कभी भी गलत नहीं पाई जा सकती। क्या होता है? सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधि है कौन सी है। तो वह विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। क्या है? विचार गोष्ठी और कार्य योजना है। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विधि हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाता है हीलियम। हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम क्या है? यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो यह डेसिबल के द्वारा किया जाता है। इसका मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। किसका? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? तो लेपीज है, यू आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी है, या जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि कौन सी ऐसी स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। तो यू आकार की घाटी है, उसका हिमानी द्वारा क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? हिमानी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, निम्नलिखित निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, नर्मदा नदी है, या सिंधु नदी है। मैंने सभी क्लासेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया है। मैंने नदियों वाला चैप्टर है करा दिया है। आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को देखिए और अपनी यूपी टेट 2023 की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। चलिए आपको बताना है कि नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी गिरती है। तो यह स्वर्ण रेखा नदी है, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ तक बात क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। यानी कि कक्षा 5 का एक लड़का है राकेश, वह विज्ञान का एक शिक्षक है, उसके द्वारा एक कार्य दिया गया है, उसके करने के लिए दिया गया है, लेकिन वह बच्चा है उस कार्य को करने में असमर्थ होता है, यानी कि समय से वह कर नहीं पाता है, उस कार्य को प्रस्तुत नहीं करता है। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। आप एक शिक्षक हैं तो आपको बताना है कि उसके लिए क्या उपाय हो सकता है कि वह बच्चा है अपने काम को समय से करे। तो प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना, यानी कि उस बच्चे को प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना कि इस बच्चे ने कार्य नहीं किया है, यह कार्य को समय से नहीं करता है, या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। आप एक शिक्षक हैं तो उस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, उसकी अनियमितताओं के कारणों की, यानी कि कारणों को जानकर क्या करेंगे? उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। आप एक अध्यापक हैं तो उसकी जो समस्या है उन कारणों को जानेंगे और उसका मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। कौन सा शहर है झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल है, वह झीलों का शहर है। भोपाल कैसा शहर है? झीलों का शहर है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, या भूमध्य सागर है? तो कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर है, वह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को, या 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको बताना है कि जो ओजोन परत की मोटाई है उसे हम किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई होती है उसे मापते हैं तो डावसन इकाई से मापते हैं। किससे? डावसन इकाई से ओजोन परत की मोटाई है उसे मापते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, या अपघटनकर्ता। प्राथमिक उत्पादक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या अपघटनकर्ता होते हैं। तो आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। कौन होते हैं? यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? इसको हम रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या भूगर्भीय चक्र कहते हैं, या भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के चक्र को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। कौन करता है? हाइड्रोजन सबसे कम से कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चीन में। कहाँ पर पाया जाता है? संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा है कहाँ पर पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस यानी कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी किस गैस के रिसाव की वजह से हुई थी? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसका रिसाव हो गया था। बात थी 1984 की। बात थी 3 दिसंबर 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 की बात थी। यहाँ पर क्या हो गया था भोपाल में कि गैस रिसाव हो गई थी। उस कारखाने में गैस रिसाव हो गई थी यानी लीक हो गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया था भोपाल में 2500 यानी कि 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसमें हजारों लोग घायल हो चुके थे। कौन सी गैस थी? तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कौन सा देश है जो क्रिसमस का त्यौहार है गर्मियों में मनाया जाता है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया देश है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों में मनाया जाता है क्रिसमस त्यौहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है यह किसका संरक्षण करता है? तो यह पहली बात तो यह है कि गिर शेर अभयारण्य है कहाँ पर? तो यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ तक बात क्लियर। और यह जंगली शेरों के लिए, किसके लिए है? यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी, सांप, गैंडा, शेर, तो यह किसके लिए है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक बात क्लियर। कहाँ पर है? गुजरात में है और शेरों के लिए यह संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है वह प्रदेशों में पाई जाती है? तो महोगनी है, कैक्टस है, फर है, चंदन है। वो तो क्या है? वह कैक्टस है। क्या कैक्टस है वह वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। ग्रीन जो मफलर है वह किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? कौन है जो ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है वह क्या है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह शनि का है। किसका है? शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। कौन? टाइटन। और यह जो शनि है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि है वह कैसा है? आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। ग्रह है। कौन है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके उपग्रह की बात करते हैं, इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसके उपग्रह कितने हैं? 62 इसके उपग्रह हैं। कितने हैं? इसके 62 उपग्रह हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बुध और जो शुक्र है, बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? इसके उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है?
कपास है, जेट्रोफा है, गन्ना है या आलू है? तो बायोडीजल की फसल है कौन सी है? जेट्रोफा। कौन सी फसल है? जेट्रोफा फसल है, यह बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1982 में, 1986 में, 1992 में या 1996 में? तो आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। बात है 19 नवंबर की, 19 नवंबर 1986 की। यह 1986 में यह पारित हुआ था। कौन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का कारण है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की वजह से क्या होता है? भूमंडलीय तापन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक गैस विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या समाना बायोम में? आपको बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम में पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस मृदा का जो निर्माण होता है वह लावा के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है, आपको बताना है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो लावा के द्वारा होता है उस मृदा का निर्माण, तो वह कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत पर्यावरण की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? वायुमंडल की कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनी किरणें आती हैं और उनको आने से पृथ्वी पर रोकती है? तो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या मध्य मंडल है? तो वह कौन सा मंडल है जो पृथ्वी की सतह पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है? इसका राइट आंसर हो जाता है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल है। यहाँ पर ओजोन परत है। कौन है? ओजोन परत है। यहाँ पर क्या है? ओजोन परत है। और ओजोन परत है वह क्या करती है? इन परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। सबसे जो हानिकारक किरणें होती हैं कौन सी होती हैं? यूवीसी किरणें होती हैं, सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इससे क्या हो जाता है? त्वचा में कैंसर हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? त्वचा में कैंसर हो जाता है। त्वचा में कैंसर हो जाता है और मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद जैसी शिकायत हो जाती है। और क्या होता है? इससे चर्म रोग होने लगते हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से होता है? यह जो हानिकारक किरणें आती हैं उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान है वह किस उद्देश्य से लाया गया है? तो जल की गुणवत्ता से या जल का वेग से या जल की प्रचुरता से या जल का तापमान से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, जल की गुणवत्ता से। किससे? जल की गुणवत्ता से। इसके लिए यह उद्देश्य है, जो गंगा एक्शन प्लान है यह लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम है, देवदार है, चीड़ है, ओक है? कौन सा वृक्ष है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नीम। कौन है? नीम है वह कीटनाशक का उत्पादक है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए हमारे यहाँ तक 30 क्वेश्चंस
कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यूपी टेट 2023 की सभी क्लासेस को चलाया है और हम यूपी टेट की सभी क्लासेस को चलाया है और हमने क्या किया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हम करा रहे हैं। सीडीपी को कंप्लीट करा चुके हैं, ईबीएस को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इसके बाद हम संस्कृत को कराएंगे, इसके बाद हम संस्कृत कराएंगे, फिर आपकी हिंदी को कराएंगे, फिर आपके मैथ को कराएंगे। यानी कि आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम पहले ही करा दे रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को चलाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।